हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे खान सर की किताब से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 1 देख लिया है, जो कि क्लास अपलोड कर दिया गया है, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी एक सेट अपलोड कर दिया है, जो कि आपका वीडियो में डाल दिया गया है, तो आप उसे जाके देख लीजिए। वो 24 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन है, मेंस का था बिहार दरोगा का, तो वो मैंने पूरा 100 क्वेश्चन था उसमें डाल दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का लेक्चर प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं सपोर्ट कर सकूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं एक मास्टर वीडियो आपको दूंगी, वैसे भी दूंगी, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो मैं आपको मास्टर वीडियो जल्द से जल्द दूंगी। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि ये खान सर का जो बिहार दरोगा का बुक है, प्राचीन भारत का एक मास्टर वीडियो लेके आऊँ, जिसमें कि पूरा प्राचीन भारत हम कंप्लीट कर दें, ताकि आपका जल्दी से प्रिपरेशन जल्दी से ख़त्म हो जाए। और इसे भी 800 पेज का है, तो हम इसे पूरा बुक को कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी के। किस झील का पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है, उसका जो पानी का रंग है वो गुलाबी हो गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्टेमिस अकाउंट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आर्टेमिस अकाउंट्स के बारे में हमारा सही है, या नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को बीच समझौते का सेट है। तो जो आर्टेमिस अकाउंट्स है वो उसमें नासा और अंतर्राष्ट्रीय जो साझेदारी के बीच के समझौते का ये एक सेट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोमोसा किससे संबंधित है? तो गोमोसा किससे संबंधित है? गोमोसा या असम की एक रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास किया गया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा 1908 में किया गया था। तो इसमें 1908 ऑप्शन किसी में नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। उन्होंने बम फेंका था किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे, लेकिन वो लोग बच जाते हैं, और एक मिस्टर जो कैनेडी है उनकी पत्नी और पुत्री मारी जाती हैं, जो कि वो हमारे हित के लिए हिती थे, मतलब कि हमारे अच्छे थे वो अंग्रेज। उनकी बीवी और पत्नी मर जाती है, और जो किंग्सफोर्ड है वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो गदर क्रांति जो है छिड़ने का तत्कालीन कारण यह था कि उस समय प्रथम महाविश्व युद्ध हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम महायुद्ध मतलब कि विश्व युद्ध, प्रथम महायुद्ध शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को, यह आप ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, ये तो हमारा सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कोलकाता में नहीं, ये हमारा भोपाल में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो उसमें गलत ही पूछा था, तो यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय वन प्रबंधक संस्थान वो कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्र से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो रक्त से ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक जल्दी रक्त के हीमोग्लोबिन में जो घुल जाता है वो है हमारा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। कार्बन जो मोनोडाइऑक्साइड है ये एक वायु प्रदूषक है, जो कि ऑक्सीजन की अपेक्षा रक्त के हीमोग्लोबिन में जल्दी घुल जाता है। तो सी हमारा हो जाएगा इसमें
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर हमारा हरियाणा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साधारणतः भारत विश्व के कितने प्रतिशत जल का उत्पादन करता है? तो सिर्फ भारत अकेले विश्व का 20% चावल उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी 20% हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और चीन करता है 30%, सबसे ज़्यादा चीन चावल उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए नहीं पूछा है। तो खाद्य कृषि संगठन इटली के रोम में, ये तो हमारा सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अबादान नाइजीरिया में, नहीं ये हमारा गलत है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं पूछा है, तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी में, ये हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील वो होते हैं जो समुद्र के साथ स्थान से पानी आता हो, जैसे कि यह हमारा भारत का मैप है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से एक पतली सी जो कड़ी हो जिससे कि समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, उसे हम कहते हैं लैगून झील। तो अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील, ये तीनों क्या है? लैगून झील है। लेकिन पेरियार झील है जो कि लैगून झील नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो डी हमारा हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूतकाल में भारतीय स्थल खंड का खिसकाव किस दिशा में हुआ था? जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, तो यहाँ पे हमारा भारत का महाद्वीप था, तो ये खिसक के उत्तर की दिशा में आया। तो ये दक्षिण में था तो उत्तर की ओर आया, तो यहाँ पे हमारा आया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर की ओर। खिसक कर कहाँ आया? उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो शिवालिक जो पहाड़ियाँ के पाद क्षेत्र हैं वहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, वो हमारा है शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा शिव समुद्रम राइट आंसर। शिव समुद्रम है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? तो भारत की जो नई चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। गोंडवाना क्या है? सबसे ज़्यादा नई है। और सबसे पुरानी कौन है? तो आप देख सकते हैं आर्कियन, धारबाड़, कुडप्पा, विंध्य, उसके बाद गोंडवाना। तो नया कौन सा है? गोंडवाना हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। तो अनुच्छेद जो 13 हमारा है वो क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो उसमें से जितना भी पूछ ले तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। आप ऑप्शन और देख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व, तो 12 से 35 में नीति निर्देशक तत्व है ही नहीं, तो हमारा गलत है। और मौलिक अधिकार तो है हमारा 12 से 35, तो इसमें 13 अनुच्छेद पूछे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमारा ये भी नहीं है। संविधान के अनुसार शासन चलाने के लिए ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है कि
इन दोनों में क्या अंतर है हमें ये स्पष्ट करना है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होते हैं। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं। वित्त विधेयक को लोकसभा में अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ये धन विधेयक के बारे में बता रहा है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक हो सकती है वित्त विधेयक के बारे में, ये हमारा उल्टा दिया हुआ है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में कोई अंतर नहीं है, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं की जा सकती है? तो ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि अनुच्छेद जो कि 368 के तहत संसद के संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आप इसमें देख सब रहे होंगे, मैंने जो बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको लिए वो क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का कंप्लीट खत्म हो गया है। और भारत का कृषि और बिहार का कृषि, बिहार का भूगोल हमने ख़त्म कर दिया है। अब उसमें बिहार का इतिहास रह गया और थोड़ा विविध रह गया, तो वो हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, 1 या 2 लेक्चर में। तो आप वो भी सीरीज देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई है? भारत के जो संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस संविधान की सहायता नहीं ली गई है? तो पुर्तगाल की नहीं ली गई है। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें संयुक्त राष्ट्र मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये लिया जाता गया है, जर्मनी से इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है ये लिया गया है, और ब्रिटेन से बहुत चीज़ें ली गई हैं। तो पुर्तगाल से हमारा संविधान में कुछ नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935, ये भारत की आज़ादी के पहले का है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना हमारा 1935 में ही हो गई थी, और आरबीआई का भी स्थापना 1935 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो ये हमने बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। ये देखिए बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन से ही उठाया गया है प्रैक्टिस सेट से, तो ये हमने उसमें भी देखा, तो वो चीज़ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो देखिएगा। तो बिहार हो जाएगा, और क्या उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा सभी हो जाएगा। एक मिनट। संविधान में किस विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो विशेष उपबंध में किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसमें इसका आप चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा किसी को भी विशेष उपबंध नहीं दिया गया है। सिक्किम को, जो पूर्वोत्तर हमारा है राज्य, नागालैंड, मिजोरम, ये सबको क्या है विशेष उपबंध दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के अधिकार पर, युद्ध के आधार पर। ये तीनों के जब होगा तो राष्ट्रपति क्या राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के विशेष में से कौन सा कथन सही है? तो वे केवल नागरिकों के लिए, मतलब भारत के नागरिकों के लिए होगा, ये बोलना चाह रहा है। वे निरपेक्ष एवं अमर्दित है। वे राज्य की नीति निर्देश तत्वों के मूल रूप समान है। वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। तो हमारा भाग 3 में मूल अधिकारों के विषय में कथन डी सही हो जाएगा कि वे राज्य के विरुद्ध
नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो संविधान की जो उद्देशिका है उसके संबंध में ये सही कौन सी है? तो इसका संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो उद्देशिका ये सही है, ये मूल ढांचे में आता है, तो इसका संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ये हमारा गलत है, न्याय योग्य है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये भी सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योदयता उद्देशिका बना, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो महाद्वीप क्या प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू अलग हुए? तो उसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं, लेकिन हिंदी में विवर्तनिकी क्रिया से बोलते हैं। तो बी हो जाएगा, विवर्तनिकी क्रिया से जो महाद्वीप है वो अलग अलग हो गए। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो कि पर्वत निर्माणकारी बल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया? तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र यह पुस्तक है हमारा कलराज मिश्र पे, जिसका जो विमोचन है लोकार्पण किया है उपराष्ट्रपति भी कौन है? जगदीप धनखड़। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है और माउंट एटना एक पर्वत भी है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्वालामुखी। माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि यूरोप में है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने भू राजस्व में ख्याति माने कि बहुत बड़ी अपना नाम रोशन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जगह राइट आंसर। टोडरमल जो कि अकबर के दरबार में था और शेरशाह के दरबार में भी था, तो इन्होंने भू राजस्व में अपनी विशेष ख्याति अर्जित की थी। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक है, उसकी मृत्यु के पर कहा था बदायूं ने कि उसको प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके समय में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना होता है। इब्न बतूता उन्हीं के समय में आता है भारत। ऋग्वेद में कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो मैंने इसी बुक का मैंने प्राचीन भारत का एक लेक्चर लिया, उसमें मैंने ये पढ़ाया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण महादरा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी महादरा हो जाएगा राइट आंसर, महादहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवपाषाण युगीय भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बुर्ज होम से हमें गड्ढे में एक घर का साक्ष्य मिला है। और कृषि का स्टेट सी हो जाएगा राइट आंसर। और कोल्डीवा से हमें चावल की खेती का पता चला है। कोल्डीवा कहाँ? भारत की है। तो अगर भारत में पूछे कि भारत में कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो कुलडीवा हो जाएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा भारत पूछे तो ये हो जाएगा। वहाँ से गेहूँ और मसूर की खेती का साक्ष्य मिले हैं। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियाँ ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो किस, आइए देखते हैं। और
ऑप्शन है क्या, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियां ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें, मशगन की, जो मशगन की स्त्रियां इन्होंने शस्त्र धारण किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वो आदि ऐतिहासिक काल से है। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कि हमें लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उस लिखे हुए को हम पढ़ नहीं सकते हैं। उसमें लिखा हुआ तो है, लेकिन क्या लिखा हुआ ये हम पढ़ नहीं सके, तो उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा, नदी तमा कहा गया है। तो सरस्वती नदी को सबसे शुद्ध माना गया है, पवित्र नदी माना गया ऋग्वेद में, और उसी को देवी तमा, माते तमा, नदी तमा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिहार राज्य में हरित आवरण कितना है। तो बिहार राज्य में हरित आवरण है 15%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है खगड़िया में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा खगड़िया, राइट आंसर। तो ये बिहार से दरोगा का, इसलिए अपने इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, और बीपीएससी में भी ये पूछ सकता है कि बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो खगड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित वो नाभिकीय विखंडन पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नाभिकीय विखंडन माने क्या होता है कि नाभिक अलग अलग टुकड़ों में विखंड होना, टूट जाना, और संलयन माने इकट्ठा होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1000 मीटर, राइट आंसर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा सभी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक से अधिक हो जाएगा डी, राइट आंसर। आप देखते हैं कि करंट आपको लोहा में भी आ जाता है, तांबे का तार होता है तो उसमें भी करंट आता है। तो क्या है, एक से अधिक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सेंटीग्राम में पूछे तो इसका 2 माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 1 पिकोग्राम बोले तो 10⁻⁻12, माइक्रोग्राम बोले तो 10⁻⁻6, और फेप्टोग्राम कहे तो 10⁻⁻15 हो जाएगा। 1 मिलीग्राम बोले तो 10⁻⁻3, 1 नैनोग्राम बोले तो नैनो में 9, 2 नैनोग्राम में 10⁻⁻9। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फा कण, बीटा कण और गामा तीनों कण उत्सर्जित करता है। तो डी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है, विलयन का, फेन का, इमल्सन या पाइस का, या बायोबियल का। तो इमल्सन या पाइस का हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर। दूध है जो कि पाइस का उदाहरण है। पारद धातु मिश्रण होता है। तो पारा जो है किसका मिश्र धातु होता है। तो इसका पिताजी करके ट्रिक याद कर सकते हैं। तो पीतल का, ये सॉरी पीतल का, तांबा और जस्ता। तो पारद का होता है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका देख लेते हैं हम। पारद मिश्र धातु मिश्रण जिसे अमलगम भी कहा जाता है, एक अन्य धातु के साथ पारा के मिश्रण में निर्मित मिश्र धातु है। दंत चिकित्सा में चांदी पारा
अमलगम महत्वपूर्ण है और सोने पारा में अमलगम उपयोग है, इसमें सोने का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसमें चांदी और सोना दोनों का अमलगम होता है, तो इसलिए हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के अंदर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये हमारा नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन के, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। सी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? अगर स्टील की कठोरता बढ़ाना है तो हमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुंजों के काम किया जाता है? तो एल्यूमिनियम क्या है, हल्का पदार्थ है, उसे बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए और रेल के डिब्बे बनाने के पुर्जे बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। एल्यूमिनियम क्या है, एक हल्का पदार्थ है, लोहा कॉपर तांबा के से कंपेयर करते हैं, तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु मिलता है वो हमें प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लड़े गए हैं युद्ध, उनमें से जो हमारा बक्सर की लड़ाई था वो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध रहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो हमारा बक्सर की लड़ाई है 1764 में हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था दलीप सिंह था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दलीप सिंह को अंग्रेजों ने लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया था और जो सिख है उसका राज अपने में मिला लिया था। चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चिलियावाला जब युद्ध हुआ था 1849 में था, तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है भारत का, और वॉरेन हेस्टिंग है जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है और रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। रॉबर्ट क्लाइव ही हमारा क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव क्या है हमारा प्लासी के युद्ध का लड़ाई करता है, नेतृत्व करता है, और इलाहाबाद की संधि यही इसी समय में हुआ था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन 1916 में रोका था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1916 है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप ध्यान दीजिएगा, जो एनी बेसेंट है होम रूल आंदोलन 1916 में रोकती हैं, और होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट और गोपाल तिलक जी दोनों संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो 1920 का जो अध्यक्षता हुई थी, भारत कांग्रेस का जो अध्यक्षता हुई थी, तो वो बम्बई में हुई थी। इसका अधिवेशन कौन करता? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव को, जो कि 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के समय द्वैत शासन लगाता है। तो हमारा इसमें देख लेते हैं, सी होना चाहिए। तो बी इसमें दिया हुआ है, ये 1919 के बारे में दे रहा है। तो द्वैत शासन ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किए गए थे, और दोहरी सरकार की थी। यह सरकार ब्रिटिश प्रशासन की शाखाओं में लोकतांत्रिक सिद्धांत का परिचय दिया था। द्वैत शासन का जनक सर लियोलिन कॉटिस को मानता है। हाँ, सर लियोलिन कॉटिस को मानता है। हमने ये भी पीएससी में देखा था, अभी ध्यान आया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को
डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया। तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसे व्यक्तिगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसके अंतर्गत जो राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदक नहीं किया। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत को किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? तो 18वीं शताब्दी बोला था, मतलब कि 1700 से लेके 1799 तक ये हो गया हमारा 18वीं शताब्दी। तो इस समय जो 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के जो किस क्षेत्र में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? तो बंगाल और असम में, क्योंकि 1757 में हमारा प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ है? तो क्या एक घटित नहीं हुआ था डलहौजी के समय में? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तो उसमें डलहौजी था। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राम लाइन का बिछाना का कार्य, ये भी डलहौजी के समय में हुआ है। मुंबई से ठाणे तक रेलवे लाइन खोला गया, ये भी डलहौजी के समय में हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये डलहौजी के समय में नहीं हुआ है। हमारा डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने पहली अपनी फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। और पुर्तगाल ने कैलिकट में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। मैसूर की राजधानी किसने की थी? मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मैसूर राज्य की जो स्थापना की थी वो, इसमें हमारा टीपू सुल्तान नहीं होगा, हैदर अली भी नहीं होगा, और जुल्फिकार खान, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। तो डी हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। तो मैसूर जो राज्य की स्थापना कौन करता है, आइए देखते हैं। ओडियर नामक राजा ने किया था। तो ओडियर नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और हैदर अली एवं टीपू सुल्तान क्या थे? उसके सैनिक या सेनापति कुछ थे। सालबाई की संधि हुई थी, तो सालबाई की जो संधि होती है वो अंग्रेज और मराठों के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। 1782 में सालबाई की संधि होती है अंग्रेज और मराठों के बीच में। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? तो जो वारन हेस्टिंग था वो अरबी और फारसी भाषा का जानकार था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा वारन हेस्टिंग राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया। तो 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 23 जून राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला फल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो बोया जाता है फल वो आम है। आप देखे होंगे गाँव में भी आम का पेड़ बहुत सारा होता है। तो आम क्या सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला फल है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य में है? तो पशुधन संख्या में प्रथम स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। राफेल विमान के निर्माता कौन है? तो राफेल विमान के जो निर्माता है वो डसॉल्ट है। ऑप्शन नंबर ए डसॉल्ट हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाएगा। तो इसमें मार्च दिया हुआ है, गलत है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। WHO ने कोविड-19 के वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया था? तो WHO ने जो कोविड-19 का वैश्विक महामारी घोषित किया था वो 11 मार्च 2020 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और देखेंगे मोदी जी ने 22 मार्च को 2020 को क्या किया था? इमरजेंसी लागू कर दी थी। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है?
तो उत्तराखंड का जो पहला रामसर स्थल है वो आसान कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसान कंजर्वेशन रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा इसमें परम सिद्धि राइट आंसर। यूरोपा उपग्रह है किसका, तो यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद पहला का संबंध है, तो उम्मीद पहल का जो संबंध है वो नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए फास्ट अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना। उच्च न्यायालय ने बैनियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया है। बनियार समुदाय किस राज्य से संबंधित है, तो बनियार जो समुदाय वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और वहाँ की जो राज्य सरकार ने 10.5% कोटा रद्द कर दिया है बनियार समुदाय के लिए हाई कोर्ट ने। मैथ का क्वेश्चन तो हम स्किप करेंगे ही। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु को खोज किसने की सर्वप्रथम, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की थी, एडवर्ड जेनर ने टिक्का की थी, और उपयुक्त में से कोई नहीं है जो कि विषाणु की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। विषाणु के खोजकर्ता कौन होंगे, तो वायरोलॉजी के संस्थापकों में से एक थे। ये हमने कल भी देखा है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो दूध के जो दही के रूप में जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये हमने कल नहीं आज ही के वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2022 का, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने आज ही ये डिस्कस किया है। लैक्टोबैसिलस से कारण क्या, दूध में दही जम जाता है दूध से। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, तो स्वपोषी कौन है, शैवाल है जो कि स्वपोषी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, तो हमने बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन देखा। स्वामी सहजानंद का संबंध है हमारा बिहार के किसान आंदोलन के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये बीपीएससी ने 2-3 बार पूछा है। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, तो 4 जनवरी 2022 को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है अगरतला में, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा अगरतला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है, तो गुजरात है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला, तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के जो पुरस्कार मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की जो पहली महिला बन गई है वो हरप्रीत चंडी, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, हरप्रीत चंडी। चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑनसाइट सबूत किस देश के चागी 5 चंद्र प्रोब द्वारा पाया गया, तो आपको नाम से लग रहा है चांगी 5 चंद्र, ये चीन की जो कि साइट है, उन्होंने चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑनसाइट सबूत लाया था, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर।
द 10 ट्रिलियन द द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी है? तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम की पुस्तक लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र गर्ग जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। पूर्व वित्त सचिव है सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने लिखा है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कोपिन पनडुब्बी वागीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वागीर के बारे में देखते हैं, 2 कथन दिया गया है। इसने 1 जनवरी को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया, तो ये तो हमारा सही है। यह प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की सहमति देने वाला पहला देश बन गया है इजराइल। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इजराइल की जो राजधानी वो जेरूशलम है, और जेरूशलम में ही ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने सीडोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सीडोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं वो है इजराइल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पांडिचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो पांडिचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक करने वाला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम है हंसा एनजी। ऑप्शन नंबर बी हंसा एनजी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कैटलीन नोवाक को हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम शक्ति पेंटास्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति पेंटास्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। उस जहाज़ का नाम क्या है जिसे गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो उस जहाज़ का नाम है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह जहाज़ है जिसे गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ऊर्जा प्रवाह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आज का हमारा ये शायद क्वेश्चन नंबर लास्ट ही था। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।